हेलो, इसके अंदर हम बार्नोट साइकिल और गैस साइकिल, इसे हम गैस साइकिल भी बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे और इसकी भी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसके अंदर देखो, इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से हम गैस पास करते हैं, ये टरबाइन के अंदर जाती है, फिर यहाँ से हम कंप्रेस करके एनर्जी देते हैं ताकि वो गेट हीट हो जाए। हीट होने के बाद यहाँ पे जनरेटर होता है, वहाँ से अपने को वर्क मिलता है। वर्क मिलने के बाद गैस यहाँ पे वापस आती है, ये हॉट एयर होती है, यहाँ से हमने को एनर्जी रिलीज हो जाती है, इस वजह से गैस कूल हो जाती है। वापस गैस जाती है, वहाँ से हम इसे कंप्रेस करके हीट देते हैं, फिर वापस जनरेटर से हमें वर्क मिलता है, वापस यहाँ से अपने को एनर्जी मिलती है। ये बेसिकली रैंकाइन साइकिल जैसी है, लेकिन रैंकाइन साइकिल में क्या था, दो स्टेज थे। एक पे लिक्विड स्टेज आता था, पानी का मतलब वाटर का लिक्विड स्टेज होता था, उसके बाद हम उसे गैस में यानी स्टीम में कन्वर्ट करते थे। एक गैस साइकिल है, यानी इसमें गैस होता है, हम गैस को ही हॉट गैस करते हैं, उसको ही हम कोल्ड करते हैं, मतलब गैस का स्टेट पूरा गैस रहता है। इसके अंदर देखो, इनिशियली अपने पास क्या होता है, 1 पॉइंट पे होते हैं, वहाँ से हम उसे कंप्रेस करके 2 पॉइंट पे ले जाते हैं, यानी कंप्रेस करने की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। और उसके बाद हम उसके अंदर एनर्जी डालते हैं, ताकि एनर्जी डालने से 2 पॉइंट से फिर 3 पॉइंट के अंदर जाता है, यानी उसका वॉल्यूम, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है 3 पॉइंट के। फिर 3 से 4 पॉइंट के अंदर उसका वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर कम हो जाता है। देन 4 से 1 पॉइंट पे, ये है पूरी उसकी साइकिल। इसके अंदर भी देखो, हमें यहाँ से हम वर्क देते हैं, यहाँ से हमें वर्क मिलता है। उसके अंदर यहाँ से हम एनर्जी देते हैं 2 और 3 पॉइंट के बीच में, यहाँ से अपने को एनर्जी मिलती है। ये है उसका टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का। सबसे पहले उसकी एंट्रोपी कम होगी, टेम्परेचर भी कम होगा। देन क्या किया हमने, उसको कंप्रेस कर दिया तो इसका टेम्परेचर बढ़ा, एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं है। देन हमें उसके अंदर एनर्जी दी, एनर्जी सप्लाई करने की वजह से गैस था वो हीटेड हो गया, हीटेड होने के उसका टेम्परेचर और एंट्रोपी दोनों बढ़ गई। देन उसके बाद हमने वहां से वर्क ले लिया, यानी उसका टेम्परेचर कम हुआ, एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं। उसके बाद उसकी एनर्जी रिलीज हो गई, यानी उसका टेम्परेचर और एंट्रोपी दोनों कम हो गए। अब ए साइकिल के अंदर भी देखो, एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू आर अपन क्यू एस। जैसा कि ऑटो साइकिल थी, डीजल साइकिल थी, उसके अंदर भी ऐसा था, इसके अंदर भी है 1 माइनस क्यू आर अपन क्यू एस, इसकी एफिशिएंसी। अब क्यू आर कहाँ पे देखो, क्यू आर है 1 और 4 पॉइंट के बीच में, तो यहाँ पे एम सी पी, सी पी क्यू, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रेशर कांस्टेंट रहता है, सी पी T4 माइनस T1, T4 माइनस T1, और क्यू एस कहाँ पे एम सी पी, यहाँ पे भी देखो प्रेशर कांस्टेंट, ये साइकिल के अंदर प्रेशर ही कांस्टेंट रहता है, इसलिए एम सी पी T3 माइनस T2, यहाँ पे T3 यहाँ पे माइनस T2। इसका फॉर्मूला देखो सेम है, ऑटो साइकिल के था, डीजल साइकिल के था, फॉर्मूले में थोड़ा सा ही चेंज नहीं है, चेंज है, बाकी सब सेम है। यहाँ पे देखो T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2 पावर गामा माइनस 1, और इसे हम R बोलते हैं। और यहाँ पे देखो T3 डिवाइडेड बाई T4, क्योंकि यहाँ पे देखो T3 टेम्परेचर बढ़ा है, यहाँ पे देखो T3 टेम्परेचर बढ़ा है, इसलिए T3 डिवाइडेड बाई T4। उसके बाद V4 डिवाइडेड बाई V3, क्योंकि ये उल्टा हो जाता है वॉल्यूम, यहाँ पे P3 डिवाइडेड बाई P4। और यहाँ पे एक बात याद रखना, P3 और P2 दोनों सेम रहेंगे, P4 और P1 दोनों सेम रहेंगे, यानी ये जो P3 डिवाइडेड बाई P4 है, मैं उसे P2 डिवाइडेड बाई P1 भी बोल सकता हूँ, क्योंकि P3 और P2 दोनों सेम है, और P4 और P1 दोनों सेम। इसका पावर गामा माइनस 1 अपन गामा। और यहाँ से एक इस टीएस डायग्राम से एक ए भी रिलेशन निकलता है कि T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू T3 डिवाइडेड बाई T4, एक भी रिलेशन, ये दो ही फॉर्मूले। उसके बाद हमने देखो एफिशिएंसी हम दो हिसाब से निकालते हैं, एक तो हमें कितना वर्क मिला और हमने कितनी एनर्जी दी वहां से, और दूसरा कहाँ से निकालते हैं, कंप्रेशन रेशियो, जो वॉल्यूम का रेशियो होता है, जिसे वहां से हम निकालते हैं एफिशिएंसी। तो 1 डिवाइडेड बाई गामा आर, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर पावर गामा माइनस 1। और एक और है, ये था वॉल्यूम के रेशियो में, अगर हमें प्रेशर रेशियो में चाहिए तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर पी पावर गामा माइनस 1, ए है। अभी देखो हम इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे। ए गैस टर्बाइन साइकिल हैज वर्किंग विद द प्रिंसिपल प्रेशर रेशियो 5, यानी अपने को यहाँ पे प्रेशर रेशियो दिया, एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इज 935, द इनलेट एयर इज अवेलेबल एट 835, यानी देखो मैक्सिमम टेम्परेचर दे दिया और इनलेट एयर मतलब
इनिशियल प्रेशर कितना था और इनिशियल टेम्परेचर कितना था। कंसिडर द आइसोट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टर्बाइन एंड कंप्रेसर आर 90% एंड 85%। मतलब जो टर्बाइन था उसकी एफिशिएंसी कितनी दे दी 90% और कंप्रेसर था उसकी एफिशिएंसी दे दी 85%। कैलकुलेट द थर्मल एफिशिएंसी एंड मास फ्लो रेट फॉर आउटपुट ऑफ 12 मेगावाट। तो अपने को देखो क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। सबसे पहले आरपी दे दिया, प्रेशर रेशियो यानी P2 डिवाइडेड बाई P1 दे दिया 5, या तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ P3 डिवाइडेड बाई P4, क्योंकि P2 P3 दोनों सेम है और P1 P4 दोनों सेम है। अपने को दे दिया 5। P1 यानी इनिशियल प्रेशर दे दिया था, T1 टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर दे दिया था, T3 क्या है मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर अपने को दे दिया था। टर्बाइन की एफिशिएंसी दे दी थी 90% और कंप्रेसर की एफिशिएंसी दे दी थी 85% और मास फ्लो रेट अपने को दिया था। ये दोनों देखो सेम कांस्टेंट तो रहता है, गामा ऑलवेज 1.4 कांस्टेंट रहता है, सीपी 1.05। हम सबसे पहले आइडियल कंडीशन के बारे में बात करेंगे। आइडियल यानी हम ऐसा एज्यूम करें कि यहाँ पे टर्बाइन भी 100% एफिशिएंट है और कंप्रेसर भी 100% एफिशिएंट है। उस टाइम पे हमें एफिशिएंसी कितनी मिलेगी हम पहले वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई P1। तो P2 डिवाइडेड बाई P1 की वैल्यू अपने को दी थी 5, यहाँ से T2 डिवाइडेड बाई T1। तो T2 के अंदर देखो हाँ T2 की वैल्यू अपने को यहाँ से मिल गई 471.97 केल्विन। देन हम क्या करते हैं, हम यहाँ से देखो T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू T3 डिवाइडेड बाई T4 होता है। तो हमने उस रिलेशन को यूज करके यहाँ से अपने को T4 यानी टेम्परेचर T4 भी हमने फाइंड कर लिया। अब देखो एफिशिएंसी के लिए तो वॉल्यूम का रेशियो हो तो भी चलता है या तो फिर प्रेशर रेशियो हो तो भी चलता है। तो प्रेशर रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या था 1 - 1 डिवाइडेड बाई RP, प्रेशर रेशियो पावर 1.4 - 1 डिवाइडेड बाई 1.4। तो यहाँ से सोल्व करने पे इसकी एफिशिएंसी कितनी मिली 36.86%। ये आइडियल कंडीशन थी। जब भी आइडियल कंडीशन हो ना तो हमें यहाँ पे इस एफिशिएंसी का और ए हम तीनों एफिशिएंसी में से किसी भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। लेकिन जब एक्चुअल एफिशिएंसी फाइंड करनी हो तब यहाँ पे हम इन दोनों को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है पता है, एक्चुअली इसके अंदर चेंज आता है। ये डायग्राम ऐसा सीधा नहीं होता, प्रेशर कभी कांस्टेंट नहीं होता, थोड़ा चेंज होता है। इसकी वजह से हमें ए वाला फॉर्मूला यूज करके हमें एक्चुअल एफिशिएंसी मिलेगी। तो अभी हम फाइंड करेंगे एक्चुअल एफिशिएंसी। देखो एक्चुअल एफिशिएंसी का फॉर्मूला है 1/QI एक्चुअल अपन QS एक्चुअल। अभी QI एक्चुअल में जो T4 होता है वो टेम्परेचर चेंज होगा और QS के अंदर T2 टेम्परेचर चेंज होगा। अभी ये कहाँ से हमें फाइंड करना है वो देखो, एक तो टर्बाइन के साथ जो T4 टेम्परेचर है उसके अंदर वैल्यू चेंज आएगी, वो एक कंप्रेसर है उसके अंदर जो T2 टेम्परेचर उसके अंदर वैल्यू चेंज आएंगी। टर्बाइन के अंदर क्या होता है वर्क ऑफ टर्बाइन एक्चुअल डिवाइडेड बाय आइडियल। अब ऐसा क्यों है देखो, आइडियली हम सोचते हैं कि हमें वर्क से इतना, टर्बाइन से हमें इतना एनर्जी मिलेगी, लेकिन एक्चुअली उससे कम मिलती है क्योंकि फ्रिक्शन लॉस होता है, किसी ना किसी लॉस की वजह से हमें उससे कम एनर्जी मिलती है, इसलिए एक्चुअल कम होता है और आइडियल ज़्यादा होता है। इसलिए हम यहाँ पे एक्चुअल डिवाइडेड बाय आइडियल लिखते हैं। और एक्चुअल का फॉर्मूला क्या है देखो, यहाँ पे टर्बाइन कहाँ पे T3 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T4, लेकिन एक्चुअली कितना होगा T3 माइनस T4 डैश। फिर यहाँ से मैंने देखो टर्बाइन के अंदर सोल्व किया तो T4 डैश मिला अपने को 807.24 केल्विन। उसके बाद हमें बारी आती है कंप्रेशन की। तो कंप्रेशन में देखो आइडियल डिवाइडेड बाय एक्चुअल आ गया, जहाँ टर्बाइन में क्या था एक्चुअल डिवाइडेड बाय आइडियल था और कंप्रेशन में क्या है आइडियल डिवाइडेड बाय एक्चुअल। अभी ऐसा क्यों है देखो, सोचो ध्यान से समझना। हम आइडियली ऐसा सोचते हैं कि हम इतना अगर वर्क दे देंगे कंप्रेसर से तो अपना टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ता नहीं है। फ्रिक्शन लॉस की वजह से हमें ज़्यादा वर्क देना पड़ता है, तब एक्चुअली जाके अपने को इतना टेम्परेचर मिलता है। यानी कंप्रेसर में एक्चुअली वर्क ज़्यादा करना पड़ता है आइडियल कंडीशन से, इसलिए यहाँ पे एक्चुअल बड़ा है इसलिए वो नीचे आया, और आइडियल छोटा इसलिए वो ऊपर आया। और अभी देखो इसके अंदर यहाँ पे है अपना कंप्रेसर, तो कंप्रेसर का T2 माइनस T1 होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट एक्चुअली क्या होगा T2 डैश माइनस T1।
तो यहाँ से हमने फाइंड किया तो T2 डैश कितना मिला 502.68 केल्विन। मैंने QI के अंदर इन सारी वैल्यू पुट की, फिर QS के अंदर सारी वैल्यू पुट की, इन सबको सोल्व किया तो यहाँ से अपने को एफिशिएंसी मिल गई। एफिशिएंसी कितनी मिली 27.8%। आइडियली कितनी मिली थी 36.8% और एक्चुअली कितनी मिली सिर्फ 27.8%।